एपिसोड 16। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस। नित्या की बात सुन सुषमा जी बोली, और तेरे जिंदगी की उस अहम हिस्से का क्या बेटा जो तुझे मिलना चाहिए था, पर उसी ने तुझे स्वीकार नहीं किया। सुषमा दिव्यांश की बात कर रही थी जो नित्या समझ गई और इसीलिए वो बड़े ही शालीनता भरे जवाब में बोली, दादी माँ वो जो ऊपर वाले हैं ना, वो हम सबकी किस्मत पहले ही लिख दिए है, और साथ में ये भी कि किसे किसका प्यार मिलेगा और किसे नहीं। अब जब वही मेरी जिंदगी में मेरी शादी के रिश्ते को इस तरह लिख दिए है तो फिर हम भला क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सब उनकी मर्जी मान सब स्वीकार कर लिया है और अब यही मेरी जिंदगी है। देख लेना, एक दिन दिवू खुद तुमसे इतना प्यार करेगा कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये मेरा वादा है बेटा तुमसे। सुषमा ये बोल अपने आंखों से आंसू पोंछ लेती है। सारिका का कमरा। सारिका परेशान हुई अपने कमरे में घूम ही रही थी, ऊपर से दरवाजा भी नहीं लगाई थी। ऋषभ चूंकि घर में नया नया आया था, उसे नहीं पता था कि उसका कौन सा कमरा है, इसीलिए वो सारिका के कमरे में बेधड़क जा घुसा। वो जैसे ही कमरे में गया, सामने से सारिका उसके तरफ ही बढ़ी जा रही थी। टेंशन के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए उसकी टक्कर ऋषभ से जा होती है। सारिका जैसे ही ऋषभ से टकराती है, ऋषभ के हाथों से उसका मोबाइल नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो नीचे गिरते ही बंद पड़ जाता है। ओ तेरी, किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी फोन तोड़ दी, तुझे तो अभी मैं। ये बोलते हुए जैसे ही ऋषभ अपनी नजरें ऊपर सारिका की तरफ उठाया, एक लड़की को सामने देख वो अपने हाथ रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और तुमने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ डाली? ओह मिस्टर हेलो, और ये तुम मुझ पर अभी हाथ उठाने वाले थे? मतलब कि मेरे ही घर में आकर मेरे ही कमरे में घुसकर मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत की तुमने? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुप, एकदम चुप। एक तो मेरा इतना महंगा फोन का सत्यानाश कर दी और ऊपर से अपना ये ड्रामा दिखा रही हो। तुम भले ही प्राइम मिनिस्टर होगी पर वो तुम अपने लिए होगी, समझी? अब मेरा जो मोबाइल खराब कर दी उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें। ओह हेलो, तुम हो कौन? पहले तो तुम मुझे ये बताओ। एक तो मेरे कमरे में घुस गए हो, ऊपर से मुझे इरिटेट किए जा रहे हो। मैं बता रही हूँ मिस्टर, अभी मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब हुआ पड़ा है और घर तुम मुझे और इरिटेट करोगे तो मैं भैया से बोल यहाँ से उठवा कर फेंकवा दूंगी। सारिका की बात सुन ऋषभ को काफी गुस्सा आ गया और वो सारिका का हाथ पकड़ उसे मरोड़ते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनी तुम? और हाँ, मेरे सामने ये ऊंची टोन कर बात करने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। और दूसरी बात ये कि मेरे ये मोबाइल की कीमत कम से कम 20,000 की थी, तो अब इसकी रिपेयरिंग के लिए 5,000 तो लगेंगे ही ना, तो तुम उसकी भरपाई करो अभी। तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी मेरा हाथ मरोड़ कर मिस्टर। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। पर इस वक्त तुम्हें पैसे चाहिए ना? और क्या कहा तुमने कि तुम्हारा मोबाइल 20,000 का है? हम इससे ज्यादा महंगे मोबाइल तो मेरे घर के नौकर यूज करते हैं। पर कोई नहीं, तुम्हें मैं अभी पैसे देती हूँ, 1 मिनट। सारिका गुस्से में एकदम ऋषभ से उब चुकी थी और इसीलिए वो अपने बैग पर पड़े पर्स को उठाए और जल्दी से उससे एक 500 के नोट की गद्दी निकाल ऋषभ की तरफ टेबल पर फेंकते हुए बोली, लो ये 50,000 है, और जाकर इससे अपने लिए एक अच्छी सी मोबाइल खरीद लो। हम मुझे मोबाइल की कीमत सुना रहा है। सारिका के बिहेव को देख ऋषभ गुस्सा हो बोला, ये क्या तरीका हुआ मुझे पैसे देने का? मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ जो तुम मुझे ये पैसे ऐसे फेंक कर दे रही हो। मैं अपने हिस्से का ऐसे मांग रहा हूँ जिसका नुकसान तुमने किया है। तो सीधे तरीके से ये पैसे उठाओ और लाकर मेरे हाथ में रखो। तुम्हें मैं ये पैसे हाथ में उठा कर दूं? हम नो वे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे हाथ में दूं। जिसकी औकात थी उस तरह दे चुकी हूँ। अब ये उठाओ और चलते बनो मेरे कमरे से। सारिका ये बोल कमरे से बाहर जाने लगो, तभी ऋषभ उसका हाथ पकड़ उसे खींच बेड पर धकेल दिया, जिससे सारिका एकदम से जा पीट के बल बेड पर गिर गई। संजोग से वहां से उस वक्त नित्या गुजर रही थी। उसने ऋषभ को सारिका के साथ ऐसा करते देख वहां से ही चीखते हुए बोली, ऋषभ रुक जाओ। नित्या जैसे ही सारिका के कमरे में पहुंची, ऋषभ द्वारा दिए धक्के से सारिका को बेड पर गिरते देख जोर से चिल्ला पड़ी, सारिका। इतना बोल वो सारिका की तरफ दौड़ पड़ती है और झट से बेड पर जा उसे जल्दी से उठाते हुए घबराते हुए पूछती है, सारिका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज बोलो ना सारिका, तुम्हें पेट में चोट तो नहीं आई ना? नित्या को इतने परेशान देख सारिका खुद संभलते हुए उससे कहती है, भाभी भाभी शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी है, बस थोड़ा सर घूमने से लगा था, पर अब ठीक हूँ। सारिका को जब नित्या ने देखा कि वो अब ठीक है तो उसे आराम से बेड पर बिठा पानी का ग्लास देते हुए बोली,
तुम यही आराम से बैठकर ये पानी पियो, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। नित्या ऋषभ की हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ऋषभ बिगड़ा हुआ था, ये बात तो उसे पहले से पता थी, पर वो सारिका के साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आएगा ये उसने कभी नहीं सोची थी। इसीलिए जब उसने ऋषभ वो सारिका को धक्का देते देखा तो उसकी गुस्सा का सीमा टूट गया और वो तेजी में चलकर ऋषभ के पास आ खड़ी हो गई। उसे देख ऋषभ उससे बोलने ही वाला था कि तभी नित्या ने एक कसकर जोरदार थप्पड़ मारते हुए अपने होंठ पर उंगली रख उसे इशारे करते हुए बोली, चुप, एकदम चुप, खबरदार कि अगर तूने एक भी शब्द अब बोला। आज तक तूने ना ही मुझे और ना ही जाह्नवी को अपनी बहन माना और ना ही मम्मा से तमीज से बात करी, लेकिन हम सब चुप रहे। जानता है क्यों? इसलिए नहीं कि हम पापा से डरते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम सब तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हमें लगा था कि शायद तू घर में सबसे छोटा है, इसी वजह से अभी उतनी समझदारी नहीं आई है तुमने, पर नहीं, वो सोच मेरी बिल्कुल गलत थी। अरे तू तो उस लड़की पर हाथ भी बिना सोचे समझे उठा दिया कि वो कौन है। इस घर में है तो हो सकती है इस घर की लड़की हो, और तुम उसे उसके ही घर में आ इतना बुरा बर्ताव कर दिए। नित्या एक साथ इतनी सारी बात बोल दी जिसे ऋषभ बस अपने गाल पर हाथ डाले सुनते रहा। इधर बेड पर बैठी सारिका को जब ये बात पता चली कि ऋषभ उसकी ही भाभी का छोटा भाई है तो वो खुद में धीरे से बोली, OMG, ये लड़का भाभी का ही भाई है। ओह गॉड, मैंने इसे भिखारी जैसे ट्रीट किया। मुझे उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर गलती तो उसकी भी है ना, आते ही मेरे साथ कैसे बात करने लगा, इसीलिए मुझे उस पर इतना गुस्सा आ गया था ना। लेकिन नित्या आगे और कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ एकदम गुस्से में उसे घूरते हुए धीरे से बोला, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी ने मुझ पर हाथ उठाए हो, पर आज तू इस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाए। कोई नहीं, इस थप्पड़ को मैं नहीं भूलूंगा नित्या। मैं बस इस वक्त इसलिए ये बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मैं तुम्हारे घर में खड़ा हूँ, पर ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उनके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। पर कोई नहीं, ये थप्पड़ मुझे हमेशा याद रहेगा। इतना बोल जल्दी से ऋषभ उस कमरे से निकल गया और नित्या की आंखों में बस आंसू ही रह गए। उसे देख सारिका उसके पास आते हुए थोड़ा गिल्टी से बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो आपका छोटा भाई है। अगर पता होता तो मैं कभी उससे इस तरीके से बात नहीं करती। मेरी वजह से वो आपसे नाराज हो गया, मुझे माफ कर दो भाभी। सारिका ये बोल नित्या को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी कि तभी नित्या के आंखों में तो आंसू थे पर होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ वो बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सारिका। वो तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसे बात करके नहीं गया है, बल्कि आज तक मुझसे मेरा भाई इसी तरीके से बात ही करता है। यहाँ तक कि मम्मा से भी सीधी मुंह बात नहीं करता है। सिर्फ पापा से ही इसे प्यार है और हम लोग तो इसके लिए बस नाम के रिश्तेदार हैं, जिसके होने या ना होने से इसे कोई फर्क पड़ता है। पर भाभी, सारिका तुम इसकी बात छोड़ो, ये सब बात बाद में हो जाएगी। इस वक्त तुम मुझे ये बताओ कि सच में ना तुम्हें कहीं अंदर दर्द नहीं हो रहा है? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेड पर भी जब मैं गिरी थी तो मैंने अपने पेट के नीचे खुद का हाथ रख लिया था ताकि उसको चोट ना आए। आज बाल बाल बच गई तुम सारिका, लेकिन ऋषभ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पर तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी, उससे समझाने की कोशिश करूंगी कि वो तुमसे सॉरी बोले। तुम अभी अपने कमरे में ही आराम करो, मैं जरा जाह्नवी को देख कर आती हूँ। ये बोल नित्या जाने लगती है कि तभी पीछे से परेशान स्वर में सारिका पूछ देती है, इस प्रॉब्लम का कोई हल निकला भाभी? ये बात सुनते ही नित्या के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो सारिका की तरफ मुड़ उसके पास आ जाती है और उसके कंधे पर अपना तसल्ली भरा हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी सारिका। भले ही इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, पर हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भोलेनाथ जरूर हमारा साथ देंगे। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। बस भाभी जल्दी से हमें कोई रास्ता मिल जाए। इस सब के बारे में सोच सोच मुझे नींद भी नहीं आती है, इसीलिए मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ सुबह से, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कुछ पता ना चल जाए किसी को। सारिका, तुम अड़क क्यों रही ही? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है। देखो तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। अगर तुम इसी तरह इतना टेंशन लेती रहोगी तो जरूर सबको तुम पर शक हो जाएगा। पर मैं क्या करूं नित्या भाभी, मुझ में लोगों से मिलने की हिम्मत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम इस वक्त किसी से मत मिलो, अभी तुम आराम कर लो, मैं खुद बाद में तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। ओके? ओके भाभी। फिर नित्या वहां से चली गई। किचन। दिव्यांश कब से किचन में इधर से उधर कर रहा था और खुद में धीरे धीरे बरबाराए जा रहा था। जब नित्या किचन के बाहर पहुंची तो दिव्यांश को किचन में इस तरह कुछ ढूंढते हुए देख थोड़ा आश्चर्य से बोली, ये क्या दिव्यांश, यहाँ किचन में क्या ढूंढ रहे हैं इस तरह? वो तो कभी यहाँ पर आना भी पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आज क्या ऐसा हो गया जो यहाँ पर आ गए और कुछ ढूंढ भी रहे हैं?
नित्या अभी खुद में ये बात आश्चर्य से बोल ही रही थी कि तभी दिव्यांश की नजर उस पर पड़ गई। उसे देखते ही वो एकदम गुस्साते हुए उसके पास आ बोला, मैं यहाँ पर इतने टाइम से पागलों की तरह कॉफी के लिए कप ढूंढने जा रहा हूँ और तुम यहाँ बाहर खड़ी हो मुझे परेशान देख मजा ले रही हो। ये नहीं हुआ कि आकर हेल्प कर दो। और एक मिनट, तुम इतने देर से थी कहाँ पर? ऑफ कोर्स मैं भी ये क्या स्टूपिड वाला सवाल कर रहा हूँ। और कहाँ होगी तुम्हारी फैमिली जो आई है? उसी के पास बैठकर चुगली कर रही होगी मेरी, और क्या? दिव्यांश को इतना गलत बोलते सुन नित्या उससे बोल पड़ी, दिव्यांश ये आप क्या तब से कुछ भी बोले जा रहे हैं? हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आप इतने देर से कप ढूंढ रहे थे इसीलिए परेशान हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा दे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आ ही रही थी आपकी हेल्प करने। और दूसरी बात कि हाँ मैं अपने ही फैमिली के साथ थी। वो सारिका को मेरी थोड़ा हेल्प चाहिए थी तो बस वही थी। वो भी तो मेरी ही फैमिली है। क्यों? जब दिव्यांश ये बात सुनता है कि नित्या सारिका के साथ थी तो पहले तो उसे हंसी आ जाती है। उसे हंसते हुए देख नित्या उससे आश्चर्य से पूछती है, अभी तो आप इतना गुस्सा कर रहे थे और एक ही सेकंड में मैंने ऐसा कौन सा जोक मार दिया जो आपको इतनी हंसी आ गई? ये बात तो तुमने जोक वाली ही करी है तो हंसी तो आएगा ही ना। मतलब तुम सारिका के साथ थी, उसे तुमसे हेल्प चाहिए थी, मतलब ये कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रही हो तुम? वो तुम्हारी ये शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती है। आखिर बहन किसकी है? नित्या का मजाक उड़ा उड़ा दिव्यांश हंसे जा रहा था तभी पीछे से सारिका आते हुए एकदम कॉन्फिडेंस भरे आवाज में बोली, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है भैया। भाभी मेरे ही साथ थी, मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी अपने कुछ कामों में। इतना सुनने का देर था। ये बात सुनते ही दिव्यांश को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था और वो सारिका की तरफ एकदम अजूबे की तरह देखते हुए बोला, वॉट? सारिका तूने अभी इसे क्या बुलाया? क्या बुलाया मतलब भाई? भाभी बोला, और वैसे भी ये मेरी भाभी ही लगेंगी ना। बहन तू ठीक तो है ना? कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया? मतलब कल तक जिसे तू देखना भी पसंद नहीं करती थी आज उसी को भाभी बुला रही है। भैया, मैं एक बात आपसे कहूँ? क्या बोलेगी तू छुटकी? मुझे तो तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ भैया। इंसान को हम एक नज़र में नहीं परख सकते हैं। उसे समझने के लिए उसके साथ कुछ पल बिताना जरूरी होता है। तब जाकर हमें पता चलता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। मेरे इन्हें भाभी ना कहने से ये सच तो नहीं ना बदल गया था कि ये आपकी पत्नी है। सच तब भी वही था और आज भी वही है। बस इनको जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये ही असल मायनों में मेरी भाभी बनने के लायक है। छुटकी चुप कर अब। बहुत जप लिया भाभी का माला। भाभी भाभी, छुटकी तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू इसे भाभी कैसे बोल सकती है? क्यों भैया? ये आपकी पत्नी है ना तो रिश्ते से मैं भाभी ही हुई ना। हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी बेवकूफियों के चलते शुरू में इन्हें भाभी नहीं माना पर अब मैं समझ गई हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तुझे जो करना है कर छुटकी, तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। सब यहाँ पागल ही हुए पड़े हैं। पहले से ही दादी और पापा इसके नाम का माला जप रहे थे और अब तू भी शामिल हो जा इसके ग्रुप में। दिव्यांश इतना बोल झट से वहां से इरिटेट होते हुए चला गया। उसको ऐसे जाते देख नित्या पीछे से जल्दी से पूछ बैठती है, दिव्यांश अभी आप कुछ ढूंढ रहे थे ना? बताइए मैं ढूंढ देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। तुम और तुम्हारे काले जादू से बस बच जाओ यही बहुत है मेरे लिए। सबको तो एक एक कर बस में किए ही जा रही हो। दिव्यांश के ताने सुनकर नित्या का चेहरा एकदम से उतर गया। ये देख सारिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नित्या भाभी आप इस तरह मत उदास होइए। भैया की तो आदत ही है कुछ भी बोलने की, पर आप ये सब सोचकर अपना मन मत दुखाए। नहीं सारिका मैं उदास नहीं हूँ। जिस इंसान से मेरी कोई लाइफ ही नहीं जुड़ी है भला मैं क्यों उसके कही गई बातों से दुखी होने लगी। बस थोड़ा दुख मुझे ये बात सोचकर होता है कि आखिर इन्हें मुझसे इतनी तकलीफ क्यों है, जबकि मैं इंसेंटिव जितना हो सके दूरी ही बना कर रही हूँ अब भी ये मुझसे इतना इरिटेट होते हैं। अगर मेरे घर वालों को ये बात की भनक जरा भी लग गई तो वो पूरी सच्चाई पता कर लेंगे और फिर उन पर क्या बीतेगी, यही सोचकर मन परेशान है मेरा। नित्या की बात पीछे खड़े सूरज सुन रहा होता है, जो अभी अभी बाहर से किसी काम के सिलसिले में नित्या से ही मिलने आया था। तभी नित्या की बात सुन उसकी तरफ बोलते हुए आगे बढ़ा, आप बेकार में इन बातों को सोच रही हैं। देवू ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। सूरज की आवाज सुनते ही नित्या और सारिका दोनों झट से उसकी तरफ पलटी और नित्या उसे देख बोली, आप यहाँ पर? हाँ मुझे आपसे आपकी बहन के ऑपरेशन के बारे में कुछ बात करनी थी तो इसीलिए आपसे मिलने यही चला आया सीधे। तभी सारिका बोलती है, अच्छा तो भाभी आप इससे बात कीजिए, मैं अभी चलती हूँ। सारिका ये बात बोल वहां से चली गई। दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश अभी बैठे कमरे में सारिका की बातों को पचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सारिका पर पड़ी जो उसके कमरे की तरफ से ही गुजर रही थी।
छुटकी 1 मिनट, जरा इधर आना। हाँ भैया बोलो, क्या काम है? तू अभी उस नित्या के साथ थी ना, तो फिर किधर चली? वो भैया सूरज को कुछ बात करनी थी भाभी से, तो इसीलिए मैंने उन्हें बात करने छोड़ दिया। जब सारिका ने ये बात दिव्यांश को बताई कि सूरज नित्या के साथ कुछ बात करना चाहता है और वो अकेला है, तो ये सुनते ही उसे एक अलग सा दिल में तकलीफ हुई, जैसे कि कोई कांटा सा चुभ गया हो। और वो सारिका से थोड़ा रूडली बोला, हाँ तो क्या हो गया? अगर उसे नित्या से कोई बात करनी भी थी तो तुम वहां से क्यों आ गई? जाओ अभी जाओ किचन। भैया ये आप क्या उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे हैं? आप ठीक तो है ना? और कोई उन्होंने मुझे जाने के लिए नहीं कहा है वहां से, जो आप इतना भड़क रहे हैं। अगर इतना ही उनकी बात सुनने का शौक है तो जाइए, जाकर खड़े रहिए खुद किचन में। मुझे कोई शौक नहीं है लोगों की बात सुनने की। सारिका तो ये बोल वहां से निकल ली, लेकिन दिव्यांश के दिल में जो कांटा चुभ रहा था वो क्या करता। वो खुद में ही बोले जा रहा था, अरे सूरज ऐसे कैसे नित्या से हमेशा मिलने पहुंच जाता है? पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब भले ही वो उससे बात कर सकता था, पर अब उसकी शादी मुझसे हुई है और मेरी मर्जी बगैर वो उससे नहीं बात कर सकता है। हाँ तो क्या, मैं उसे अभी यहाँ पर लेकर आता हूँ। दिव्यांश इतना बोल कमरे से निकलने ही वाला था कि तभी सुषमा अपने साथ नित्या का हाथ पकड़े उसे लेकर उसी के कमरे के तरफ चली आ रही थी। नित्या को देखने से तो लग रहा था कि वो आना तो नहीं चाहती है, पर किसी मजबूरी की वजह से ही वो आगे बढ़ी जा रही है। तभी सुषमा जी की नजर दिव्यांश पर जा पड़ती है। यूज देखते वो बोल पड़ी, देवू बेटा तू कहाँ जा रहा है? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए तू मेरे साथ कमरे में वापस चल जरा। दिव्यांश का नजर तो पूरा नित्या पर ही था, पर जवाब वो अपनी दादी के बातों का ही दे रहा था। हाँ दादी बोले ना, क्या बात है? देख देवू, तू पहले मेरी पूरी बात चुपचाप होकर सुन ले, उसके बाद तुझे जो कहना होगा कहा लेना, मगर बीच में मुझे अपनी बात कहने से रोकना मत, समझा? हाँ हाँ नहीं रोकूंगा दादी माँ, पर बात क्या है वो तो बताइए मुझे। तू तो जानता ही है ना कि तुम्हारी और नित्या की शादी, भले ही इस घर के अंदर वालों को उसकी असलियत पता है, पर बाहर वालों को तो तुम दोनों ही पति पत्नी लगते हो ना। क्या दादी, आप फिर से वही शादी वाली बात लेकर बैठ गए? मुझे नहीं सुननी है आपकी शादी, पुराण पक चुका हूँ मैं ये सब सुन सुनकर। देख देवू, तूने कहा था कि पहले तू मेरी पूरी बात सुनेगा उसके बाद ही कुछ बोलेगा, फिर तू बीच में ही क्यों शुरू हो गया? अच्छा आपको जो बोलना है बोल दो दादी, वैसे भी अगर मैं मना कर दूंगा तो कौन सा आप नहीं बोलेंगी। मैं जानती हूँ कि तू नित्या को अपनी पत्नी नहीं मानता है, पर तेरी इसके साथ शादी हुई है ये बात तो झूठ नहीं है ना, और ये सब उसके पूरे परिवारों के सामने हुई है। इस नाते से तो वो तुम दोनों को पति पत्नी समझते हैं, सही? हाँ समझते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई दादी? जिसे जो समझना है समझे, मैं किसी को एक्सप्लेन करने कौन सा जा रहा हूँ कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। सुनिए देवू, तू फिर शुरू हो गया, आधी बात सुनकर ही। मैं जो कहा रही हूँ पहले वो तो सुन ले। मैं चाहती हूँ कि जब तक नित्या के परिवार वाले इस घर में है तब तक तू अपने कमरे में नित्या को रात सोने के लिए जगह दे दे। वैसे वो मेरे कमरे में सो सकती थी, पर अगर कहीं किसी की नजर इस सब पर चली गई तो बेकार में उनको सारी बात पता चल जाएगी, इसीलिए मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि आज से नित्या तेरे कमरे में ही सोएगी। क्या नित्या मेरे कमरे में सोएगी? ये बात सुनते ही ना जाने दिव्यांश के दिल में एक अलग ही सुकून मिल गया और उसके अंदर एक अलग सी खुशी आ गई। उसके मन में जो अभी ढेर सारा गुस्सा था वो एकदम से गायब सा हो गया और वो मन ही मन खुद में बोला, ये मुझे क्या हो गया है? इसके यहाँ रात सोने की बात सुनकर कल तक तो मुझे इरिटेशन हो रही थी, और अचानक से अब ये बात सुन मुझे इतना खुशी क्यों मिल रहा है, जैसे कि मैं यही चाहता था। दिव्यांश एकदम से चुप था, उसे इस तरह से देख नित्या धीरे से सुषमा से बोली, दादी माँ ये दिव्यांश जी आपकी बात सुनकर इतना शांत कैसे है? क्या ये शांति तूफान आने से पहले की है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं बता रही हूँ दादी माँ आपको, प्लीज चलिए यहाँ से। मैं कहीं और सो जाऊंगी और सुबह सबके उठने से पहले ही उठ भी जाऊंगी, प्लीज दादी माँ। नित्या तुम कितनी डरती हो, चुप रहोगी कुछ देर? एक तो खुद डरती हो, ऊपर से मुझे भी डरा रही हो। रुको मैं पूछती हूँ। सुषमा इतना बोल धीरे से आवाज में दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, देवू तू मेरी बात सुनकर एकदम चुप क्यों हो गया? क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोल। तभी नित्या जबरदस्ती सुषमा का हाथ पकड़ बोलती है, प्लीज दादी माँ अब चलो यहाँ पर से। जैसे ही वो दोनों जाने लगे तभी दिव्यांश अपने जगह पर ही खड़े खड़े बोला, 1 मिनट। उसके ऐसा कहते ही एकदम से दोनों रुक गए और दिव्यांश उसके सामने जाते हुए बोला, देखिए दादी वैसे तो मैं इसे अपने कमरे में एक भी मिनट नहीं झेल सकता हूँ, पर जबकि इसके फैमिली वाले यहाँ पर है और वो इस शादी की असलियत नहीं जानते हैं, तो इसी वजह से मैं उन्हें ये सच बता हट नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए ये इस कमरे में रह सकती है, लेकिन तभी तक, सब तक कि वो सभी इस घर में है। दिव्यांश ये सब बोल रहा है,
नित्या को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने तो उससे यही एक्सपेक्ट किया था कि वो उसे मना ही करेगा, पर यहाँ तो वो मान गया। क्या तू सच बोल रहा है देवू? हाँ दादी, मैं आपसे मजाक थोड़ी ना करूंगा। अब इसे कह दो अपना सामान लेकर आ जाए इस कमरे में। मैं चला बेड पर। इतना बोल दिव्यांश झट से उछल कर बेड पर चला गया। उसके जाने के बाद सुषमा जल्दी से नित्या की तरफ देख उससे बोली, अब तू यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाकर अपना सामान लेकर आ जाना यहाँ पर। नित्या मान तो गई थी दिव्यांश के साथ उसी के कमरे में कुछ दिन रहने के लिए, पर जब दिव्यांश ने उसे उसके कमरे में रहने की इजाजत दे दी तो उसके दिल में बहुत अड़ा होने लगा और उसकी धड़कन तेज तेज चलने लगी। वो मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, मैंने दादी माँ को बोल तो दिया है कि मैं इस कमरे में रह लूंगी, पर आप तो जानते हैं कि ये मिस्टर दिव्यांश किस टाइप के आदमी है और उनकी उस दिन वाली हरकत की वजह से मुझे बहुत अड़ा लग रहा है इनके साथ एक ही कमरे में अकेले रहने से। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।